नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। विशेष में आज हम बात करेंगे कानून और अभिव्यक्ति की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आईटी एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक करार दे दिया है और इसके बाद आजाद अभिव्यक्ति की वकालत करने वाले खासतौर पर सोशल मीडिया से जुड़े लोग खुशी जता रहे हैं। लेकिन इससे एक नई बहस भी छिड़ गई है कि क्या अभिव्यक्ति को कानून के तराजू में तौला जा सकता है। धारा 66A बेशक हटाई जा चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए किसी भी आपत्तिजनक टिप्पणी पर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई अभी भी मुमकिन है। आइए शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष अभिव्यक्ति की आजादी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट की धारा 66A को खत्म कर दिया। कोर्ट के फैसले में कहा गया कि यह धारा असंवैधानिक है और इससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। हालांकि आईटी एक्ट की धारा 69A और 79 अब भी बरकरार है। तीनों धाराओं को आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को खत्म कर दिया। फैसले में जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की खंडपीठ ने कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी हर भारतीय का मौलिक अधिकार है और धारा 66A इस अधिकार के इस्तेमाल को रोकती है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और बहुत अच्छा फैसला है। इससे 66A को स्ट्राइक ऑफ किया है कोर्ट ने। रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे थोड़े से जो दूसरे आईपीसी वगैरह में है या इस सेक्शन में है। अदालत के फैसले के बाद फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए पुलिस आरोपी को तुरंत गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। आईटी एक्ट की ये धारा इंटरनेट पर अपमानजनक सामग्री डालने पर पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देती थी। मुंबई की एक फेसबुक यूजर शाहीन ढाडा की गिरफ्तारी के बाद श्रेया सिंघल ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज 66A को स्ट्राइक किया है और ये बहुत ही हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही खास दिन है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को उन्होंने उनकी सिटीजन्स के लिए they've held it to be right। 3 साल लड़े हैं और आज हमारी जीत हुई। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एक्ट की धारा 66A को बनाए रखने की वकालत की थी। अदालत में सरकार ने कहा कि गंभीर मामलों में ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। 2014 में केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह पत्र जारी कर कहा था कि ऐसे मामलों में बड़े पुलिस अधिकारियों की इजाजत के बगैर कार्रवाई न की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी हालात में 66A को बरकरार रखने की दलील को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने धारा 69A और 79 को कायम रखने का आदेश सुनाया। इन दोनों धाराओं के तहत सरकार को किसी खास मामले में वेबसाइट को ब्लॉक करने का अधिकार हासिल है। एक तरफ से हम 21वीं सदी में जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ से आपके कानून 18वीं सदी के हैं। आईटी जमाने में आप 66A ला के सबके ऊपर बंधन डालना चाहते हैं। आप कैसे किसी की सोच पे कैसे वो कर सकते हैं? सोच पे, उनके किसी का एक्सप्रेशन पे। एक तरफ से आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, यू हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और दूसरी तरफ से आप 66A आप टोटली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वायलेट करते थे। आईटी एक्ट 2000 में संशोधन के जरिए यूपीए 2 सरकार ने 2009 में धारा 66A को शामिल किया था, जिसके चलते हुई गिरफ्तारी पर देश में कई विवाद खड़े हुए। राजनीतिक हलकों और कानून के जानकारों के बीच इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स के बीच खुशी की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इंटरनेट की दुनिया में आईटी एक्ट की धारा 66A के हटने का जमकर स्वागत किया गया, लेकिन यह भी एक सवाल है कि आखिर वजह क्या है इसके पीछे और क्यों है सोशल मीडिया यूजर्स में खुशी। हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे, साथ ही यह भी दिखाएंगे कि 66A को इस कानून में शामिल करने के बाद वो कौन कौन से मामले थे जिसने इस कानून की किरकिरी करवाई। ये फेसबुक प्रोफाइल है महाराष्ट्र की शाहीन ढाडा की। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन के बाद एक फेसबुक स्टेटस लिखने के चलते उसकी गिरफ्तारी हुई थी। यही नहीं, स्टेटस लाइक करने की वजह से रेणु श्रीनिवासन को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों की गिरफ्तारी की वजह बनी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A।
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले इस धारा को असंवैधानिक करार दिया है और खत्म करने का आदेश सुनाया। मुझे लगता है फ्री स्पीच की इस देश में ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहस बनी है, डिस्कशंस हुए हैं, डिबेट्स हुए हैं, टीवी तक पहुंची है, अखबारों तक पहुंची है, पर वो मुकाम तक पहली बार पहुंची है। ये पहली बार एक असल राहत मिली है उन लोगों को जिनके लिए एक ही हथियार है अपनी बात कहने का, एक ही मीडियम है अपने फ्री स्पीच के राइट को इस्तेमाल करने का, और वो है सोशल मीडिया। मुझे लगता है कि ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे अच्छी बात ध्यान देने की है कि उन्होंने अमेंडमेंट करने के लिए नहीं कहा, गाइडलाइंस नहीं जारी की, सीधे सीधे इसको स्क्रैप कर दिया। आज तो मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 साल के बाद जस्टिस मिला है हमें, तो बहुत खुश फील कर रही हूँ आज। मामला सिर्फ शाहीन ढाडा और रेणु श्रीनिवासन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका दायरा लगातार बढ़ा और इसकी आलोचना भी उसी अनुपात में बढ़ती रही। शाहीन और रेणु से पहले 2012 में ही कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को एक कैरिकेचर बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया। उसी साल जाधवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्र और उनके पड़ोसी सुब्रता सेनगुप्ता पर ममता बनर्जी से जुड़े कार्टून फॉरवर्ड करने के लिए कार्रवाई हुई। 2012 में ही पुदुचेरी के एक व्यवसायी रवि श्रीनिवासन पर उस वक्त के कैबिनेट मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ ट्वीट करने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की। 2012 में कार्रवाई का सिलसिला थमा नहीं। एयर इंडिया के कर्मचारी मयंक शर्मा और केवी राव को राजनेताओं के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने के चलते मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसी साल किश्तवाड़ के किशोरी शर्मा, बंसीलाल और मोतीलाल शर्मा को एक विवादित धार्मिक पोस्ट में टैग करने और कमेंट करने के लिए जेल की सजा हुई। अगस्त 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार पर टिप्पणी करने के लिए लेखक कमल भारती पर भी इसी धारा के तहत कार्रवाई हुई। 2014 में नरेंद्र मोदी को लेकर की गई एक टिप्पणी के चलते सीपीएम कार्यकर्ता राजेश कुमार पर धारा 66A लगाई गई। 2014 में ही देवू चोड़नकर के खिलाफ नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर कार्रवाई हुई। आखिरी विवादित मामला 11वीं के एक छात्र की गिरफ्तारी से जुड़ा है, जिसमें उसने आजम खान के बारे में फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी। इस मामले के बाद देश के कई हिस्सों में धारा 66A के खिलाफ लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। लिहाजा जब सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को रद्द किया तो उन्होंने खुलकर खुशियां बांटी। I am feeling happy about striking down of this 66A, and I thank the Supreme Court for restoring. Freedom of speech is restored, and the incident happened to me was very unfortunate. I think now the real Aam Aadmi is having a voice. I think that is more important. Freedom of speech of our common people, democratic right of our common people, and the human rights of our common people will be protected. From my experience, this verdict will not protect the human rights, democratic rights and freedom of speech of common people in our state of West Bengal. बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, खास करके क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजरी हूँ। फिर से हमको ये समझ में आ रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी करता है, कोर्ट इसको अपहोल्ड कर रही है। ये बहुत ही वेलकम जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने फेसबुक और ट्विटर पर जमकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आईटी एक्ट 2000 में वेब सामग्रियों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, लेकिन यूपीए 2 के दौरान कुछ ऐसी धाराएं जोड़ी गईं जिन पर बाद के दिनों में खूब विवाद हुए। धारा 66A इनमें सबसे अहम है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले पर अब तत्कालीन सरकार में शामिल मंत्री भी खुशी जता रहे हैं। आईटी एक्ट में 2008 में धारा 66A शामिल की गई। उसके बाद संसद में कई मौकों पर इसके दुरुपयोग को लेकर चर्चा हुई। धीरे धीरे कानून बनाने वाला राजनीतिक तबका भी उन दलीलों से सहमत नजर आने लगा। कोर्ट के फैसले के बाद उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम हो या फिर मनीष तिवारी, सबने 66A के खात्मे का स्वागत किया। Well, the Supreme Court has arrived at an appropriate decision. 66A was the antithesis of the freedom of speech and expression guaranteed by Article 19. It put too much of powers in the hands of law enforcement agencies, and it was being used in the most knee-jerk manner to persecute conscientious dissenters. So therefore, if the Supreme Court has struck it down, it's a welcome decision. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक दलों ने पार्टी लाइन से हटकर इस पर खुशी जताई। सत्ताधारी बीजेपी ने इस बहाने पुरानी सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि उनकी सरकार अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में खड़ी है। These cases were pending before we came to power, and after we came to power, our government, led by the Prime Minister Shri Narendra Modi, took a very conscious decision that we don't support the stand of the previous government.
We respect freedom of speech and expression. We respect communication of ideas on social media. वाम दलों ने भी इसे लोकतंत्र के पक्ष में बताया। हालांकि शिवसेना ने फैसले पर नाखुशी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने जिस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया, वो शिवसेना के पूर्व प्रमुख बाल ठाकरे पर टिप्पणी से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में या फॉरेन रिलेशंस के संबंध में या और इस प्रकार के कम्युनल संबंध में, तो ऑलरेडी ये रिस्ट्रिक्शंस है। इसलिए ये जो क्लॉज है ये तो बहुत ही गलत था। यहाँ पालघर में बाला साहब की दुखद निधन के बाद एक लड़की ने कुछ अनाप शनाप डाल दिया और बहुत वहां तनावपूर्ण वातावरण निर्माण हो गया और पुलिस ने अगर एक्शन लिया तो पुलिस को सस्पेंड होना पड़ा। इस तरह से अगर पुलिस के हाथ में कोई कानून का कामकाज नहीं रहेगा, सोशल मीडिया में कुछ भी चलेगा। देखिए, सोशल मीडिया चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अच्छे पहलू भी है, लेकिन सोशल मीडिया का मिसयूज बहुत हो रहा है हमारे देश में। हालांकि सीधे तौर पर फेसबुक, ट्विटर और गूगल ने इस पर प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन ट्विटर ने कहा कि वो भारत जैसे तेजी से बढ़ते साइबर बाजार में यूजर्स के पक्ष में खड़ा है। ट्विटर ने सरकार को आश्वस्त किया कि इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणियां उसके मंच पर न आएं। The court case and the announcement today, that's obviously very exciting for everybody here. I know that Twitter locally has been blowing up about it, and that's great to see. I think we have a great reputation as a company for defending and respecting our users' voices. सोशल नेटवर्किंग साइट्स के मामले में भारत इस वक्त दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में शुमार है। लिहाजा इंटरनेट यूजर्स ने इस फैसले का जोरदार तरीके से स्वागत किया। सिविल सोसाइटी ने भी अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में बयान दिए हैं। प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी। क्या वाकई में 66A के हटने के बाद अभिव्यक्ति की आजादी पर जो पाबंदी लगी थी वो पूरी तरह से हट गई है, या कुछ और भी कानूनी प्रावधान हैं जिससे अभिव्यक्ति की आजादी अभी भी कड़े कानूनी पहरे में है? इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम आपको ला रहे हैं जाफना में। श्रीलंका में दशकों तक चले गृह युद्ध का इलाका, अब कैसे हैं हालात? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जाफना अपनी एक नई पहचान बना रहा। नए जाफना की नई कहानी सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष, और विशेष में आज बात हो रही है अभिव्यक्ति की आजादी की। तो 66A के खत्म होने से क्या इंटरनेट की दुनिया बदल जाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। क्या यूजर्स के तौर तरीके बदलेंगे? पाबंदी का जो सिरा कोर्ट ने खोल दिया है, उसके बाद जिम्मेदारी का एहसास कितना रह जाएगा? जो कमेंट्स पहले गैर कानूनी थे, उस तरह के कमेंट्स पर अब क्या कार्रवाई होगी? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस खास रिपोर्ट में। सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66A के मुताबिक किसी भी संचार माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने पर अधिकतम 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। इसमें मोबाइल फोन, कंप्यूटर या टैबलेट वगैरह को शामिल किया गया है। हालांकि आपत्तिजनक शब्द की व्याख्या को लेकर शुरू से विवाद रहा। कोर्ट ने अपने फैसले में इस धारा को संविधान के अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन करार दिया, तो साइबर मामलों के जानकारों ने इस फैसले से सहमति जाहिर की। ये बहुत अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि धारा 67A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की जो बड़े बड़े और पावरफुल लोग हैं, उनका कोई क्रिटिसिज्म या उनकी पॉलिसीज का अगर कोई क्रिटिसिज्म होता था, उसको दबाने के लिए, लोगों के बोलने के अधिकार को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। 66A जो है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने की के लिए एक लॉ बनाया गया था, और 19A जो है हमारी
स्पीच को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा देता है। यहाँ पे प्रॉब्लम जो आई थी इस कानून में ये था कि क्या 19A का उल्लंघन करता है 66A, क्योंकि कानून तब तक जायज़ होता है जब तक आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेगुलेट करते हैं, ना कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जब कोई मौलिक अधिकार दिया गया था 19A से 1A से, तो उसको 66A से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता था। सूचना प्रौद्योगिकी कानून में जब इस धारा को शामिल किया गया था तो इसके समर्थकों ने तर्क दिया था कि इससे इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्रियों पर रोक लगेगी, लेकिन बाद के दिनों में इसके इस्तेमाल ने बड़े विवाद को जन्म दे दिया। जानकारों का मानना है कि आपत्तिजनक संदेशों के लिए इस कानून की अलग से दरकार नहीं थी। आईपीसी और सीआरपीसी के तहत मानहानि और अन्य मामलों के लिए पहले से कानून है, लिहाजा आईटी एक्ट से 66A के खात्मे के बावजूद यूजर्स को बेलगाम आजादी हासिल नहीं है। अगर कोई यूजर मानहानि, धार्मिक उन्माद या फिर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर डालता है तो उसे अब भी सतर्क रहने की जरूरत है। एक्चुअली बहुत सारे केसेस अभी रिसेंटली हुए थे जहाँ पे सेक्शन 66A का मिसयूज़ हमने देखा था। बॉम्बे में 2 लड़कियों को सिर्फ फेसबुक पे ये पोस्ट करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया था कि बॉम्बे में बंद क्यों हो रहा है बाल ठाकरे के डेथ के बाद। तो ऐसे काफ़ी केसेस आए थे, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी भी यूज़र्स को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए कि वो क्या पोस्ट करते हैं ऑनलाइन, क्योंकि और भी धाराएं हैं हमारे लॉ बुक्स में जिनको यूज़ करके पुलिस उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है ऑफेंसिव लैंग्वेज के लिए या किसी डिफेमेटरी कंटेंट को लेकर। 66A के खत्म होने से यूजर्स के बीच खुशी का माहौल तो है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इस कानून के हटने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। विवादित सामग्रियों से निपटने के लिए देश में पहले से कानून है। सिर्फ 66A में किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट पर फौरी गिरफ्तारी का जो प्रावधान था वो इस कानून के साथ ही खत्म हो गया है। देश में एक बड़ा तबका है जिन्होंने राजनेताओं पर इसके दुरुपयोग के आरोप लगाए, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का एक धड़ा 66A के खत्म होने पर नाखुशी जता रहा है। आजादी का मतलब गाली गलौज नहीं है, आजादी का मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है। क्यों नहीं होगा वो एक्ट? जिस तरह से लोग गाली गलौज कर रहे हैं उस पर, जिस तरह अभद्रता का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। 66A की जरूरत और खात्मे को लेकर देश में शुरू से बहस रही। खासकर 2012 में बड़ी संख्या में इस कानून के तहत गिरफ्तारियों के चलते यह बहस और भी तेज हुई कि इस कानून के बहाने असहमतियों पर ताला लगाया जा रहा है। धारा 19(2) में जिस आधार पर आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में, उसके तहत नहीं आता है। और ये कानून बहुत वेग है। ये कहता है कि कुछ भी अगर ऑफेंसिव हो तो वो ऑफेंस बन जाएगा। अब ऑफेंसिव क्या चीज़ है, किसको क्या ऑफेंसिव लगता है, ये तो बिल्कुल सब्जेक्टिव होता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये 19(2) के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आता है और ये बहुत वेग कानून है। हालांकि इस कानून के खत्म होने से साइबर दुनिया के लोगों को बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन जवाबदेही का सिरा यूजर्स के साथ अब भी बंधा है, क्योंकि आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर अब भी कई कानून मौजूद हैं जिनके आधार पर कार्रवाई हो सकती है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आईटी एक्ट की धारा 66A के खात्मे का सफरनामा भी बड़ा दिलचस्प है। 3 साल के भीतर ही एक जनहित याचिका पर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म करने का आदेश सुनाया। इस तरह यह कानून 6 साल से ज्यादा प्रभावी नहीं रह सका। आईटी एक्ट में धारा 66A शामिल करने के 3 साल बाद जोर शोर से इसके खिलाफ लामबंदी शुरू हुई। नतीजा ये कि सरकार ने इस पर एक दिशा निर्देश जारी किया। दिशा निर्देश के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर या फिर आईजी की पूर्व अनुमति के बगैर इस कानून के तहत किसी थाने में शिकायत दर्ज नहीं हो सकती। इसके बाद जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी गिरफ्तारी से पहले डिप्टी कमिश्नर और आईजी से अनुमति को अनिवार्य कर दिया। केंद्र सरकार के आदेश को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश जरूरी था, क्योंकि पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य सरकार के दायरे में आती है। लेकिन इस दिशा निर्देश के बावजूद धारा 66A में कोई बदलाव नहीं किया गया। 24 मार्च को फैसले से पहले 26 फरवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन उसके बाद 18 मार्च को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की आलोचना में फेसबुक पोस्ट के लिए एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया,
लिहाजा इस धारा को लेकर विवाद और बढ़ गया। 66 किस लिए बनी थी और किस लिए खत्म हुई, ये भी अध्ययन किया जाएगा और क्या नुकसानात और क्या फायदे होंगे। इसे खत्म करने से ये आपके कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। जहाँ तक मेरा कहना ये है और मेरा मानना ये है कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है और साइबर क्राइम की वजह से फसादात हो रहे हैं। साइबर क्राइम की वजह से देश में दंगे हो सकते हैं और हो रहे हैं। साइबर क्राइम की वजह से काफ़ी अपराध बढ़ रहे हैं। तो अब ये तो कोर्ट ने क्यों निर्णय लिया है इस बारे में कुछ नहीं कह सकता अभी। यूजर्स और सिविल सोसाइटी की तरफ से कानून की इस धारा को लेकर दबाव तो बना ही, लेकिन विधायिका में भी पहल शुरू हुई। 2013 में आईटी एक्ट की इस धारा में संशोधन के लिए लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया। विधेयक में कहा गया कि जिन अपराधों पर लगाम कसने के लिए ये धाराएं जोड़ी गई हैं, वो सब आईपीसी के तहत पहले से कवर हो रहे हैं। विधेयक के मुताबिक एक ही अपराध के लिए 2 अलग-अलग सजा का प्रावधान है और जेल की अवधि में भी फर्क है। मिसाल के लिए धमकी भरे ईमेल के लिए आईपीसी में 2 साल जबकि आईटी एक्ट में 3 साल की सजा का प्रावधान है। हालांकि विधेयक को सरकार के आश्वासन के बाद वापस ले लिया गया। बाद में कई मंचों पर इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। I feel like the politicians are misusing this act and they're taking it to their advantage because they're using it in their bad ways, and when we speak up against them we get cut out, and it's a wrong act, so I'm glad that it's been passed. हाँ, ये बैरियर तो ऑब्वियसली इंडिया में हम ये नहीं कर सकते कि आप ये कर सकते और ये नहीं कर सकते। हमें हर चीज का राइट है, जस्टिस है, इक्वालिटी है, सब कुछ है। सो गुड स्टेप बाय द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा है कि अगर स्क्रैप हो रहा है, बट आई एट द सेम टाइम मैं ये भी सोचती हूँ कि कुछ फिल्ट्रेशन होनी चाहिए, जिससे कुछ अगर वल्गर पोस्ट या कुछ भी ऐसा हो, उसकी फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। IT Act should be definitely scrapped. Maintain censorship. Censorship is totally fine, but at least we youth have only a few mediums to express and opine ourselves. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने दलील दी कि उसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम कसना नहीं है, बल्कि वो साइबर अपराध को खत्म करने के लिए कानून की हिमायत कर रही है। लेकिन अदालत ने कई बिंदुओं पर आपत्ति जताई। इस कानून के तहत पुलिस को यह अधिकार हासिल था कि वो ये तय करे कि कौन सी टिप्पणी अश्लील या आपत्तिजनक है, जबकि ये काम अदालत का होता है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस नई नहीं है। संसद के भीतर और बाहर कई मर्तबा आवाज उठती रही है। पिछले साल 8 अगस्त को राज्यसभा में अभिव्यक्ति की आजादी पर चर्चा हुई। Attempts are being made on regular basis to indirectly control media, as media started its aggression on exposing corrupt practices by the government and some big industrial houses. क्या क्रॉस ओनरशिप पर नए सिरे से विचार संभव है? एक ही हाथ में न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो और ओनरशिप न हो। दूसरा, एक नए, यह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी इस पर प्रतिबंध है, ऐसे कानून हैं। एक नए प्रेस या मीडिया कमीशन की जरूरत इस देश में, ताकि मीडिया की एक्चुअल पोजीशन पता चल सके। मैं ये समझ सकता हूं कि आज मीडिया कर्मियों के लिए कितना चैलेंज है। एक एक रिपोर्टर को कितना दौड़ना पड़ता है न्यूज लाने के लिए, और एक एक रिपोर्टर और मीडिया के लोग किस तरह से मेहनत करते हैं, उसकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। और मैं एक बात की प्रशंसा और करना चाहता हूं कि आज दूरदर्शन, राज्यसभा और लोकसभा टीवी भी बिल्कुल कमर्शियल चैनल की तरह चल रहे हैं, कोई पक्षपात नहीं कर रहे। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। फिलहाल आज विशेष में इतना ही। नमस्कार।